कहानी की शुरुआत सीरीज के मेन कैरेक्टर सियोंग जी-होon से होती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जी-होon की बेटी का बर्थडे है और उसकी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए उसकी माँ उसे कुछ पैसे देती है। जी-होon का अपनी पत्नी के साथ तलाक हो चुका है और अब अपनी माँ के साथ रहता था। जी-होon की माँ उसे जो पैसे देती है उसे वो कम लगते हैं, इसलिए वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और उनके बैंक अकाउंट से पूरे पैसे निकाल लेता है। एटीएम कार्ड से पैसे निकालने के बाद जी-होon इन्हें हॉर्स ट्रेडिंग में लगाता है। पहली बार में तो वो हार जाता है, लेकिन दूसरी बार में वह 4 मिलियन वॉन यानी तकरीबन 2.5 लाख रुपए जीत जाता है। जी-होon जब पैसे जीतकर बाहर आता है तो हम देखते हैं कि जी-होon को एक आदमी मिलता है, जिसे देखकर वो भागना शुरू कर देता है। दरअसल जी-होon ने उस आदमी से पैसे उधार ले रखे थे, इसलिए वह आदमी उसके पीछे भागता है और आखिर में वो उसे पकड़ लेता है। पकड़े जाने पर जी-होon उस आदमी को बताता है कि उसने कुछ देर पहले ही 4 मिलियन वॉन जीते हैं, इसलिए वो उसके उधार का एक हिस्सा चुका देगा। लेकिन जब उस आदमी को पैसे देने के लिए अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी पॉकेट मार ली है। यहाँ पर उसे याद आता है कि वह जब इन लोगों से बचकर भाग रहा था तो वह एक लड़की से टकराया था और जरूर उसी लड़की ने उसके पैसे चुराए थे। अब यहाँ पर जब वह इन लोगों को पैसे नहीं दे पाता है तो वे लोग उसे बहुत ज्यादा पीटते हैं और आखिर में उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराकर उसे 1 महीने का और टाइम देकर वहाँ से निकल जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद जी-होon किसी तरह कुछ पैसों का इंतजाम करके अपनी बेटी को बाहर खाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं होता। अब इसके बाद जी-होon अपनी बेटी को घर छोड़कर खुद घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। ट्रेन मिस होने के बाद वह वहीं स्टेशन पर बैठा होता है कि तभी उसके पास एक आदमी आकर बैठता है। थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहने के बाद वह आदमी जी-होon से बात करना शुरू करता है। वो उसे कहता है कि वह उसके साथ एक गेम खेलना चाहता है, जिसमें अगर जी-होon जीत गया तो वो उसे 1 लाख वॉन देगा और अगर वह गेम हार गया तो वो उसे एक थप्पड़ मारेगा। अब जी-होon उस आदमी के साथ वो गेम खेलने को तैयार हो जाता है। शुरुआत में तो इस गेम में जी-होon बहुत बार हारता है और काफी थप्पड़ खाता है, लेकिन आखिर में जाकर वह जीत जाता है। पैसे जीतने के बाद वह आदमी जी-होon को एक कार्ड देता है और उससे कहता है कि अगर उसे और पैसों की जरूरत है तो वह इस कार्ड पर लिखे हुए नंबर पर कॉल कर सकता है। अब इसके बाद जी-होon अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद जी-होon की माँ उसे बताती है कि अगले साल उसकी बेटी अपने स्टेप फादर के साथ यूएस जाने वाली है। इसे सुनकर जी-होon बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे कभी दूर जाए। लेकिन अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए जी-होon का फाइनेंशियली कैपेबल होना जरूरी था और इसके लिए उसे बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए अब पैसों के लिए जी-होon उस आदमी द्वारा दिए गए कार्ड पर लिखे फोन नंबर पर कॉल कर देता है। जी-होon के उस नंबर पर कॉल करने के बाद एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी का ड्राइवर जी-होon से पासवर्ड पूछता है। ये पासवर्ड होता है रेड लाइट ग्रीन लाइट। जी-होon सही आंसर देता है और वह गाड़ी जी-होon को वहाँ से उठा लेती है। गाड़ी में बैठने के बाद जी-होon को उस गाड़ी में और भी लोग मिलते हैं, लेकिन वे सभी बेहोश थे। कुछ ही देर बाद जी-होon भी बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक ऐसी जगह पर देखता है जहाँ पर काफी लोग थे जिन्होंने एक ही तरह की जर्सी पहन रखी थी। यहाँ पर जितने भी लोग थे इन सभी में एक बात कॉमन थी कि इनमें से सभी ने किसी न किसी जगह से कर्ज ले रखा था और इन सभी को पैसों की जरूरत थी। इन सभी लोगों को इस फैसिलिटी में खिलाड़ियों की तरह लाया गया था और इस फैसिलिटी का एक लीडर भी था जिसे सभी फ्रंटमैन के नाम से जानते थे। फ्रंटमैन के चेहरे पर हमेशा एक मास्क रहता था और यह इन सभी लोगों पर नजर रखता था। अब जी-होon जब अपने बिस्तर से उठकर नीचे आता है तो वह एक बूढ़े आदमी से मिलता है। ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर बैठा बैठा सभी लोगों को गिन रहा था, तो जी-होon उसे बताता है कि इन सभी लोगों का नंबर बोर्ड पर लिखा हुआ है और यहाँ पर टोटल 456 लोग हैं। इसके बाद जी-होon नोटिस करता है कि उस बूढ़े आदमी का नंबर 001 है और जी-होon का 456, यानी वह बूढ़ा आदमी उस फैसिलिटी में आने वाला सबसे पहला इंसान था और जी-होon सबसे आखिरी। यहाँ पर वह बूढ़ा आदमी जी-होon को बताता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और उसकी फैमिली भी उसके साथ नहीं रहती, इसलिए वो यहाँ पर आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी हॉल में प्लेयर नंबर 67 और प्लेयर नंबर 101 के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। प्लेयर नंबर 67 एक लड़की होती है जिसका नाम सीबियोक है और प्लेयर नंबर 101 एक लड़का होता है जिसका नाम जेंग है। इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर जी-होon को याद आता है कि प्लेयर नंबर 67 वही लड़की है जिसने उसके पैसे चुराए थे। जी-होon इन दोनों के बीच में आ जाता है और उस लड़की से अपने पैसे मांगता है। अब इन तीनों के बीच बहस होनी शुरू हो जाती है। ये तीनों बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी इस फैसिलिटी का मेन गेट खुलता है और यहाँ पर कुछ मास्क पहने हुए गार्ड्स आ जाते हैं। इन गार्ड्स में से एक गार्ड यहाँ पर आए सभी लोगों का वेलकम करता है और इन लोगों को बताता है कि इन्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम खेलने हैं और जो भी इन सभी गेम्स को जीत जाएगा उसे प्राइस मनी मिलेगी। ये प्राइस मनी क्या होगी ये इन्हें पहले राउंड के गेम खेलने के बाद पता चलेगी। प्राइस मनी के बारे में बताने के बाद अब वह गार्ड उन लोगों को एक एग्रीमेंट के बारे में बताता है जिसे साइन करने के बाद ही वे लोग उस गेम का हिस्सा बन सकते थे। इस एग्रीमेंट की 3 शर्तें होती हैं। पहली की कोई भी गेम को बीच में नहीं छोड़ सकता, दूसरी की जो खिलाड़ी भी गेम को बीच में छोड़ना चाहेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा और तीसरी ये कि हमेशा मेजोरिटी की बात मानी जाएगी। अब वहाँ पर मौजूद वे सभी लोग वो एग्रीमेंट साइन कर देते हैं और वे गार्ड उन लोगों को पहले राउंड के गेम के लिए ले जाते हैं। ये लोग जब पहले राउंड के गेम के लिए जा रहे होते हैं तब जी-होon को यहाँ पर उसके बचपन का दोस्त सांगबू मिलता है। सांगबू को देखकर जी-होon काफी हैरान होता है, क्योंकि एक बार सांगबू की माँ ने जी-होon को बताया था कि सांगबू किसी बिजनेस के सिलसिले में विदेश में रहता है। अब जी-होon जब सांगबू को उसके यहाँ आने के बारे में पूछता है तो सांगबू उसकी बात को टाल देता है और उसे कोई जवाब नहीं देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रंटमैन जो कि इस फैसिलिटी का होस्ट था उसके पास एक फोन आता है और वह कहता है कि राउंड 1 का गेम स्टार्ट हो चुका है और इस
इसके बाद वह सभी खिलाड़ियों को एक मॉनिटर पर देखना शुरू कर देता है। अब वापस ग्राउंड की तरफ जाने पर हम देखते हैं कि ग्राउंड में एक बहुत बड़ी रोबोटिक डॉल खड़ी है जो बोल सकती है। एक गार्ड इन लोगों को गेम का रूल समझाता है। इस गेम का रूल ये होता है कि ये रोबोटिक डॉल जब भी गाना गाएगी तब इन लोगों को आगे बढ़ना है और इसके गाना बंद करते ही इन लोगों को वहीं रुक जाना है जहाँ पर ये खड़े होते हैं और मूव नहीं करना है, और जो भी मूव करेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसके बाद वो रोबोटिक डॉल गाना गाना शुरू कर देती है। स्टार्टिंग में तो इन लोगों को यह सभी किसी मजाक की तरह लग रहा होता है और ये आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अचानक वो रोबोटिक डॉल गाना गाना बंद कर देती है और तभी एक लड़का वहाँ पर हिल जाता है। उस लड़के के हिलने पर यह डॉल उसे गोलियों से भून देती है। अब यहाँ पर हमें एलिमिनेट का मतलब पता चल जाता है। यहाँ पर एलिमिनेट का मतलब होता है मौत। इस लड़के को मरा हुआ देखकर बाकी सभी प्लेयर्स काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। रोबोटिक डॉल इन सभी भागने वाले लोगों को मार देती है। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी लोग जिंदा बचते हैं वे किसी तरह इस गेम को पूरा करते हैं और जो इस गेम को पूरा नहीं कर पाते हैं वे मारे जाते हैं। इस गेम के दौरान एक पल ऐसा भी आता है जब जीहून हिलने वाला होता है, लेकिन तभी अली नाम का एक लड़का उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। अब गेम खत्म होने के बाद आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद गार्ड सभी डेड बॉडीज को ठिकाने लगा देते हैं और बाकी बचे हुए सभी प्लेयर्स को वापस फैसिलिटी में ले जाया जाता है। अब इस फैसिलिटी में पहले गेम के बाद 456 में से सिर्फ 201 लोग ही जिंदा बचे थे। बचे हुए ये सभी लोग बहुत डरे हुए होते हैं, इसलिए ये सभी लोग इस गेम को क्विट करने की मांग करते हैं और इस गेम के रूल नंबर 3 के मुताबिक अब यहाँ पर मेजोरिटी की बात मानी जानी थी, इसलिए इस फैसिलिटी का लीडर फ्रंटमैन इन सभी से वोटिंग करवाता है। वोटिंग से पहले गार्ड इन लोगों को प्राइज मनी दिखाते हैं। इस गेम की प्राइज मनी 45.5 बिलियन वॉन थी। गेम का रूल था कि इस गेम में जितने भी प्लेयर मरेंगे उनमें से हर एक के लिए 100 मिलियन जुड़ते जाएंगे और आखिर में जाकर ये पूरी प्राइज मनी 45.5 बिलियन वॉन होनी थी। प्राइज मनी दिखाने के बाद ये चॉइस रखी जाती है कि अगर ये लोग ये गेम खेलकर जीत जाते हैं तो ये पैसे इन्हें मिलेंगे, लेकिन अगर ये लोग ये गेम यहीं छोड़ देते हैं तो ये सारे पैसे मरे हुए लोगों की फैमिली को मिलेंगे। अब यहाँ पर वोटिंग स्टार्ट होती है और सभी एक एक करके अपना वोट डालते हैं। इस वोटिंग में अब एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर दोनों तरफ के वोट बराबर होते हैं और अब यहाँ पर सिर्फ एक आदमी बचा है जिसका वोट ही डिसाइड करने वाला था कि ये लोग जिंदा रहेंगे या नहीं। आखिर में बचा हुआ ये आदमी वही बूढ़ा प्लेयर नंबर 001 होता है जो जीहून को स्टार्टिंग में मिला था। ये बूढ़ा आदमी यहाँ से निकलने के पक्ष में वोटिंग करता है, जिससे ये तय हो जाता है कि ये सभी लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ से जाने का विरोध करते हैं और कहते हैं कि वे यहीं रहना चाहते हैं। इस पर वहाँ पर मौजूद गार्ड उन्हें कहते हैं कि ये फैसिलिटी हमेशा उनके लिए खुली है, उन्हें बस एक बार उस कार्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल करने की जरूरत है। अब इसके बाद इन सभी लोगों को उनके घर छोड़ दिया जाता है। घर पहुँचने के बाद जीहून अगले दिन पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सारी बात बता देता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं और उसे पागल समझते हैं। पुलिस वालों को यकीन दिलाने के लिए जीहून उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है जिस पर फोन करने के कारण वो वहाँ पर गया था, लेकिन जब पुलिस वाले उस कार्ड पर लिखे फोन नंबर पर फोन करते हैं तो उस नंबर पर फोन नहीं लगता है और जीहून उन पुलिस वालों को अपनी बात पर यकीन दिलाने में नाकाम रहता है। अब इसके बाद जीहून वापस अपने घर चला जाता है। घर जाने पर वह देखता है कि उसकी माँ घर पर नहीं है। अब एक तरफ जहाँ जीहून अपनी माँ को ढूंढ रहा था, वही दूसरी तरफ उसका दोस्त सांगबू एक दीवार के पीछे छुपकर अपनी माँ को देख रहा था। सांगबू अपनी माँ को देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जीहून आ जाता है। जीहून को देखकर सांगबू काफी अपसेट हो जाता है। जीहून सांगबू से उसके बारे में पूछता है और वह जीहून को अपने बारे में बताना शुरू कर देता है। वह जीहून को बताता है कि वह जब बिजनेस ट्रिप के लिए विदेश गया तो उसने वहाँ अपने कई बिजनेस क्लाइंट से कर्जा लेकर उनके पैसों को शेयर मार्जिन में लगा दिया, लेकिन शेयर मार्जिन में उसके सारे पैसे डूब गए, जिसके कारण उसके सिर पर 6 बिलियन वॉन का भारी कर्जा चढ़ गया और अब उसके क्लाइंट पैसों के लिए उसके पीछे पड़े हैं। अब ये लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि तभी जीहून के पास एक हॉस्पिटल से कॉल आता है। इस कॉल पर उसे बताया जाता है कि उसकी माँ का पैर इंजर्ड हो गया है और वह हॉस्पिटल में भर्ती है। जीहून अब यहाँ से दौड़े दौड़े हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल पहुँचने पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी माँ को डायबिटीज है, इस कारण उसके पैर की इंजरी सीरियस है, इसलिए उसे बचाने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वे लोग ऑपरेशन करके उसकी माँ का पैर काट दे। लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये थी कि इस ऑपरेशन में भारी खर्च आने वाला था और जाहिर सी बात है कि जीहून के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए जीहून मदद के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, लेकिन उसे सभी जगह से खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब आखिर में जब उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता तो मदद के लिए वो अपनी एक्स वाइफ के पास गया, लेकिन उसकी एक्स वाइफ ने उसकी मदद करने से मना कर दिया और अपने हस्बैंड को बता देती है कि जीहून उनके यहाँ पर मदद मांगने के लिए आया था। जीहून की एक्स वाइफ का हस्बैंड जीहून के पास जाता है और उससे पैसे ऑफर करता है और उससे कहता है कि वह ये पैसे ले ले और फिर पैसे लेने के बाद वो उसकी फैमिली से दूर रहे। यह सुनकर जीहून को गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। जीहून की बेटी उसे मारपीट करता हुआ देख लेती है, इसलिए जीहून वहाँ से चला जाता है। जीहून के सामने अब अपनी माँ को बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह यहाँ पर काफी टूट जाता है, इसलिए मन ही मन वह फैसला कर लेता है कि वह
उस गेम को वापस खेलेगा जिसे वह छोड़कर आया था। जीहुन के यहाँ से जाने के बाद हम यहाँ पर दूसरे कैरेक्टर्स को देखते हैं। हम देखते हैं कि अली अपनी सैलरी के लिए अपने बॉस के साथ बहस कर रहा है। अली वही लड़का होता है जिसने गेम में जीहुन की जान बचाई थी। अब अली और उसके बॉस के बीच हो रही बहस फाइट में बदल जाती है और फाइट के दौरान गलती से अली के बॉस का हाथ एक मशीन में चला जाता है। अली मौके का फायदा उठाकर वहाँ से कुछ पैसे उठा लेता है और भाग जाता है और अब वह अपने घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि वह जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। इसके बाद आगे हम कहानी के दूसरे कैरेक्टर को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीबियोक अपनी मदर को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया लाने के लिए एक एजेंट से मिलती है। सीबियोक वही लड़की है जिसने जीहुन की जेब काटी थी। सीबियोक की मदर नॉर्थ कोरिया में रहती थी, लेकिन वो अपनी माँ को साउथ कोरिया लाना चाहती थी, जिसके लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत होती है। सीबियोक का एक छोटा भाई भी होता है और सीबियोक ने अपने भाई से वादा कर रखा था कि वह कैसे भी करके उनकी माँ को वापस उसके पास लेकर आएगी। अब इसके बाद आगे हम जेंग को देखते हैं। जेंग मौत के उस खतरनाक गेम में इन लोगों के साथ ही था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेंग ने काफी सारी जगह से उधार ले रखा था और वह उधार लेकर कैसीनोज में जुए में पैसे लगाता था, लेकिन बहुत ज्यादा बार हारने के कारण अब उस पर बहुत उधार था। पैसे मांगने वाले उसके पीछे हाथ धोकर पड़े थे और वह लोग उसे जान से मारना चाहते थे। उस फैसिलिटी में वापस आने के बाद जेंग का एक साथी उसे यहाँ पर फंसा देता है, लेकिन किसी तरह वो वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद आगे हम एक ऑफिसर को देखते हैं। इस ऑफिसर का भाई काफी दिनों से मिसिंग था। अपने भाई को ढूंढने के लिए वो ऑफिसर उसके घर जाता है, लेकिन उसका भाई अपने घर पर नहीं था। अभी ऑफिसर जब अपने भाई के घर की तलाशी लेता है तो तलाशी के दौरान उस ऑफिसर को वहाँ पर एक कार्ड मिलता है। ये कार्ड ठीक वैसा ही था जैसा उसने कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन में जीहुन के हाथ में देखा था। ये कार्ड देखकर वो पूछताछ के लिए जीहुन के पास जाता है, लेकिन जीहुन उसे यहाँ पर कुछ भी बताने से मना कर देता है और अपने घर चला जाता है। घर जाने पर जीहुन देखता है कि उसके गेट पर ठीक वैसा ही कार्ड रखा हुआ है जो उसे पहले मिला था। यह कार्ड देखकर जीहुन डिसाइड करता है कि वह एक बार फिर इस गेम को खेलने जाएगा। जीहुन इस नंबर पर कॉल करता है और ठीक पहले की तरह ही इस बार भी एक गाड़ी जीहुन को पिक करने आती है और वह उसे वहाँ से ले जाती है। जीहुन के अलावा जेंग, सीबियोक, वो बूढ़ा प्लेयर नंबर 001 और अली भी इस गेम को दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वह ऑफिसर जिसने जीहुन को उस जगह के बारे में पूछा था वह जीहुन पर नजर रख रहा था, इसलिए वह इन लोगों का पीछा करता है। इन लोगों का पीछा करते करते वो ऑफिसर इन लोगों के जहाज तक पहुंच जाता है। यहाँ पर यह ऑफिसर एक गार्ड को मारकर उसकी यूनिफॉर्म पहन लेता है। अब इसके बाद ये लोग उस आइलैंड तक भी पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें गेम खेलना था। यहाँ पहुंचकर ये लोग अपनी अपनी अलग अलग टीम बनाते हैं। रात के समय जब सीबियोक और उसकी एक फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाती है तो सीबियोक वॉशरूम के ही रास्ते से उस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। फैसिलिटी को एक्सप्लोर करते समय सीबियोक देखती है कि कुछ गार्ड एक बहुत बड़े से बर्तन में कुछ पका रहे थे। सीबियोक यहाँ पर कुछ ज्यादा देख पाती, इससे पहले एक गार्ड को इन पर शक हो जाता है और वो गार्ड वॉशरूम में आ जाता है। गार्ड जब वॉशरूम आता है तो सीबियोक की फीमेल फ्रेंड उसे डांट कर वहाँ से निकाल देती है। अब वापस फैसिलिटी में आकर सीबियोक अपनी फीमेल फ्रेंड को सब कुछ बताती है। सांगू इनकी सारी बातें सुन लेता है और अगले दिन जब वह सीबियोक से इन सब के बारे में पूछता है तो सीबियोक उसे बताती है कि इसने गार्ड्स को बड़े बड़े बर्तन में कुछ पकाते हुए देखा था, लेकिन उसे नहीं पता कि वे क्या पका रहे थे। अब इसके बाद सभी प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है। यहाँ पर इन्हें अगले गेम के बारे में बताया जाता है। गेम के बारे में पूरा बताने से पहले इन लोगों के सामने 4 शेप रखे जाते हैं और इन सभी को इन चारों में से किसी एक शेप को चुनने को कहा जाता है। सांगू जीहुन को कहता है कि उनकी टीम को अलग अलग शेप चुननी चाहिए क्योंकि सभी के द्वारा एक ही शेप चुनना खतरनाक साबित हो सकता है। अब इसके बाद ये सभी लोग अपनी अपनी शेप चुन लेते हैं। अली सर्किल, सांगू ट्राइंगल, जीहुन अम्ब्रेला और वो बूढ़ा आदमी स्टार चुनता है। अब जब ये सभी लोग अपनी अपनी शेप चुन लेते हैं तो इन्हें एक छोटा सा डिब्बा दिया जाता है। इस डिब्बे में इन लोगों द्वारा चुनी हुई शेप्स होती हैं। यह डिब्बा देने के बाद इन लोगों को गेम के बारे में बताया जाता है। बेसिकली इस गेम में होता यह है कि इन लोगों को जिस शेप के डिब्बे दिए गए हैं उन्हें उस डिब्बे में से उस शेप को बिना तोड़े सही सलामत निकालना था और अगर इनमें से किसी से यह शेप टूट जाती है तो इंसान इस गेम से एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि मारा जाएगा। अब यहाँ पर सांगबू और अली तो अपनी अपनी शेप आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जीहुन की शेप काफी टफ होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन आखिर में जाते जाते वह जैसे तैसे उस शेप को सही सलामत निकाल लेता है और बच जाता है। अब गेम खत्म होने के बाद इन लोगों को वापस फैसिलिटी में लाया जाता है। फैसिलिटी में आने पर ये लोग देखते हैं कि ये लोग जब आए थे तब 187 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 108 लोग ही बचे हैं। फैसिलिटी में आने के बाद अब इन लोगों को यहाँ पर खाना दिया जाता है, लेकिन ये खाना इनका पेट भरने के लिए काफी कम होता है, इसलिए जेंग की एक लड़के के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है और वह उस लड़के को मार डालता है। ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और गार्ड्स से जेंग को सजा देने को कहते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद गार्ड्स जेंग को कुछ नहीं कहते, जिससे जेंग ये समझ जाता है कि वह यहाँ पर भले ही किसी को भी मारे कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। खाना खाने के बाद अब इन लोगों की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। लाइट्स ऑफ होने के बाद जेंग हॉल में एक लड़की को मार देता है, जिससे हॉल में मारामारी शुरू हो जाती है। फ्रंटमैन इस मारामारी को देख रहा होता है, लेकिन वह किसी को नहीं रोकता है, जिसका मतलब है कि फ्रंटमैन खुद चाहता था कि ये लोग मरे। जेंग यहाँ पर सीबियोक को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन जीहुन उसे बचा लेता है। अब इस मारामारी के कुछ समय बाद ही लाइट्स ऑन हो जाती हैं और गार्ड्स इन सब लोगों को शांत करवा देते हैं। इस लड़ाई में काफी लोग मारे जा चुके थे। अब इस फैसिलिटी में सिर्फ 80 लोग रह गए थे। ये सब शांत होने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जेंग को हर गेम के बारे में पहले ही पता होता था, क्योंकि उसकी टीम में एक प्लेयर ऐसा था जिसे सभी गेम के बारे में पहले ही पता चल जाता था। ये प्लेयर एक डॉक्टर था। इस डॉक्टर को गेम के बारे में पहले इसलिए पता चलता था क्योंकि ये डॉक्टर गार्ड के साथ मिलकर मरे हुए लोगों को ऑर्गन निकाल कर उन्हें बेचता था
और इसके बदले में गार्ड्स उसे हर गेम के बारे में पहले ही बता देते थे। ऑर्गन निकालने का ये काम डॉक्टर और गार्ड फ्रंटमैन की जानकारी के बिना करते थे। फ्रंटमैन को पता न चले इसके लिए इन लोगों ने कंट्रोल रूम में भी अपना एक आदमी बिठा रखा था जो इन लोगों की सारी वीडियो फुटेज डिलीट कर देता था। अब इसके बाद अगले दिन इन लोगों को तीसरे गेम के लिए प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है और यहाँ पर इन्हें 10-10 लोगों की टीम बनाने को कहा जाता है। और क्योंकि जेंग को गेम के बारे में पहले से ही पता था इसलिए वो अपनी टीम में सिर्फ मजबूत खिलाड़ियों को ही रखता है और अपनी एक फीमेल फ्रेंड को टीम से निकाल देता है। अब क्योंकि सांगवू की टीम में एक खिलाड़ी की कमी थी इसलिए जेंग की टीम से निकाली हुई वह महिला सांगवू की टीम में शामिल हो जाती है। अब यहाँ पर सांगवू की टीम के लिए उस समय बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि अगला गेम यानी तीसरा गेम टग ऑफ वॉर यानी रस्साकसी है, जिसमें इन लोगों को सामने वाली टीम को खींचकर नीचे गिराना था और जो टीम नीचे गिरती वह एलिमिनेट हो जाती। सांगवू की टीम में 3 महिलाएं और एक बूढ़ा आदमी था इसलिए उनकी टीम काफी कमजोर थी जिस कारण उन्हें लग रहा था कि वह ये गेम हारकर एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इसके बाद गेम शुरू होता है। पहली बारी जेंग की टीम की होती है, वे लोग बड़े आसानी से इस गेम को जीत जाते हैं, लेकिन दूसरी बारी सांगवू की टीम की होती है। उनकी टीम सामने वाली टीम से काफी कमजोर थी इसलिए पहले तो उन्हें लगता है कि वे ये गेम हार जाएंगे, लेकिन बाद में उन लोगों की टीम में जो बूढ़ा आदमी था वो कहता है कि उसे इस गेम का काफी एक्सपीरियंस है, इसलिए वह उन लोगों को गाइड करता है और उस बूढ़े आदमी के एक्सपीरियंस की बदौलत वे लोग किसी तरह उस गेम को जीत जाते हैं। अब गेम खत्म होने के बाद ये सभी लोग वापस उस बड़े से हॉल में आ जाते हैं जहाँ अब 30 मिनट बाद एक बार फिर से सारी लाइट्स बंद होने वाली थी। जीहून अपनी टीम को कहता है कि अगर उन लोगों को रात भर सर्वाइव करना है तो उन्हें पूरी रात पहरा देना होगा। यहाँ पर ये लोग तय करते हैं कि ये सभी बारी बारी से पहरा देंगे। जीहून जानता था कि जेंग काफी खतरनाक इंसान है और वह रात को उन लोगों पर अटैक जरूर करेगा, इसलिए वह जेंग को पहले ही यह कहकर डरा देता है कि उसकी टीम में एक से बढ़कर एक चालाक और कमीने लोग हैं जो जीतने के लिए उसे भी मार सकते हैं, इसलिए उसे उन पर अटैक करने से अच्छा अपनी खुद की सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। ये सब सुनकर जेंग को भी खुद के लिए काफी डर लगने लगता है। अब एक तरफ जहाँ पूरे हॉल की लाइट ऑफ होने वाली थी वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर गार्ड्स के साथ मिलकर डेड बॉडी से ऑर्गन निकाल रहा था। ऑर्गन निकालते वक्त ये लोग एक ऐसी डेड बॉडी की बात करते हैं जिसकी सिर्फ एक किडनी थी। यह लोग उसे ज़ॉम्बी कहकर पुकारते हैं। अब यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 होता है वो वही ऑफिसर होता है जो अपने भाई को यहाँ पर ढूंढने आया था। उस ऑफिसर को लगता है कि ये लोग यहाँ पर उसके भाई के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उसके भाई के भी सिर्फ एक ही किडनी थी। वह इन लोगों से यहाँ पर कुछ सवाल पूछना शुरू करता है जिससे इन लोगों को इस पर शक होता है, लेकिन वो ऑफिसर किसी तरह उन लोगों से बच जाता है। अब सारे ऑर्गन निकालने के बाद गार्ड नंबर 28 और गार्ड नंबर 29 इन ऑर्गन्स को डिलीवर करने जाते हैं। ये लोग जब इन ऑर्गन्स को डिलीवर करने जा रहे थे तो रास्ते में इन लोगों को एक बम दिखता है। गार्ड नंबर 28 उस ऑफिसर को सावधान करते हुए उसे कहता है कि इस बम से दूर रहो, ये रास्ता वीआईपीज़ के आने जाने का है, इसलिए इसमें जगह जगह बम फिट है। अब यह सब सुनकर वह ऑफिसर गार्ड नंबर 28 को वीआईपीज़ के बारे में पूछता है और उससे और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। इससे उस गार्ड को उस ऑफिसर पर शक हो जाता है, इसलिए वो उसे अपना चेहरा दिखाने को कहता है। इस पर वह ऑफिसर अपना मास्क हटा देता है और उसे अपना चेहरा दिखा देता है, लेकिन मास्क हटाते ही वह उस गार्ड को गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे उस एक किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है। तब वह गार्ड उसे बताता है कि वह एक किडनी वाला इंसान आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी। वो ऑफिसर उस गार्ड से और इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन वह गार्ड उससे कहता है कि उसे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और अगर उसे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वह उनके लीडर यानी फ्रंटमैन के कमरे में मौजूद फाइलों से पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। अब इतना सुनने के बाद वह ऑफिसर उस गार्ड को गोली मार देता है। दूसरी तरफ वह डॉक्टर गार्ड्स को अगले गेम के बारे में पूछता है। इस पर वे गार्ड्स उसे बताते हैं कि उन्हें भी अगले गेम के बारे में कुछ नहीं पता है। इस पर डॉक्टर को गुस्सा आता है और वह एक गार्ड को पकड़ लेता है, जिससे इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें डॉक्टर उस गार्ड को मार देता है। गार्ड को मारकर वह डॉक्टर उस ऑपरेशन रूम से भाग जाता है। ऑपरेशन रूम में मौजूद दूसरा गार्ड डॉक्टर का पीछा करने लगता है। भागते भागते ये दोनों प्लेग्राउंड में पहुंच जाते हैं। प्लेग्राउंड में पहुंचकर वह गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और वह इसमें कामयाब भी रहता है। उस डॉक्टर को फंसाकर वह गार्ड उसे धोखे से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर फ्रंटमैन आ जाता है। फ्रंटमैन यहाँ पर इन दोनों को मार डालता है। इन दोनों को मारने के बाद फ्रंटमैन को गार्ड नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि फैसिलिटी में कोई घुस चुका है। इधर ये लोग उस आदमी का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं उधर वो ऑफिसर फ्रंटमैन के कमरे तक पहुंच चुका था। फ्रंटमैन के कमरे की तलाशी लेते लेते उस ऑफिसर को एक रिकॉर्ड रूम मिलता है। इस रिकॉर्ड रूम में इन गेम्स के सभी विनर्स के रिकॉर्ड थे। विनर्स के इन रिकॉर्ड्स को खंगालते खंगालते एक फाइल में उसे अपने भाई का नाम भी दिखता है, जिससे वह समझ जाता है कि किसी समय उसका भाई भी इस गेम का विनर रहा था। वहीं अब सभी प्लेयर्स को अगले गेम यानी चौथे गेम के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर इन सभी प्लेयर्स को 2-2 लोगों की टीम बनाने को कहा जाता है। ये सभी प्लेयर ऐसा ही करते हैं और अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। जीहून अपनी टीम में उस बूढ़े प्लेयर 001 को लेता है। सांगबू अपनी टीम में अली को चुनता है और जेंग अपनी टीम में अपने ही एक साथी को लेता है। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 39 खिलाड़ी ही बचे थे, इसलिए जेंग की फीमेल फ्रेंड को कोई साथी नहीं मिलता और वह इस गेम से बाहर हो जाती है। अब इन लोगों को प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है और यहाँ पर इन सभी को कंचों से भरी हुई एक एक थैली दी जाती है और इन्हें गेम के बारे में समझाया जाता है। इस गेम का रूल ये होता है कि इन लोगों को जो कंचे की थैली दी गई है उसमें से हर एक थैली में 10-10 कंचे हैं और इन लोगों को किसी भी तरह बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपने साथी के सभी कंचे लेने हैं। जो खिलाड़ी सभी कंचे लेने में कामयाब
होगा वो आगे जाएगा और जो अपने सभी कंचे हार जाएगा वो वहीं पर एलिमिनेट हो जाएगा। अब गेम शुरू होता है। सभी लोग एक दूसरे के कंचे लेने के लिए अलग अलग तरह के गेम खेलने शुरू कर देते हैं। जीहुन का दोस्त सांगवू और अली और डीवन का गेम खेलते हैं। देखते ही देखते अली सांगवू के 9 कंचे ले लेता है। अब सांगवू के पास सिर्फ एक ही कंचा बचा था और उसे पता चल चुका था कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसलिए वह अली को अपनी बातों में फंसाता है और उसे यकीन दिलाता है कि अगर वे दोनों चाहे तो इस गेम को जीत सकते हैं। अली को अपनी बातों में फंसाकर सांगवू धोखे से उससे उसके सारे कंचे ले लेता है और अली एलिमिनेट हो जाता है, यानी मारा जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीहुन के साथ जो बूढ़ा प्लेयर था वो काफी चालाक था। जीहुन उसे काफी मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बूढ़ा प्लेयर किसी भी तरह उसे अपने कंचे देने के लिए तैयार नहीं था। अब काफी जोर आजमाइश के बाद जीहुन उस बूढ़े प्लेयर के भूलने की आदत का फायदा उठाकर उससे उसके सारे कंचे ले लेता है, लेकिन जब वह उन्हें गिनता है तो उसे पता चलता है कि एक कंचा अब भी उस बूढ़े प्लेयर के पास ही है। इस पर जीहुन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह उसके साथ एक और गेम खेले। इस पर वह बूढ़ा प्लेयर उससे कहता है कि वह तो बस भूलने की एक्टिंग कर रहा था। जिस समय जीहुन उससे धोखे से कंचे ले रहा था उस समय उसे सब पता था। इस पर जीहुन काफी शर्मिंदा होता है और उससे माफी मांगता है। अब इसके बाद वो बूढ़ा प्लेयर जीहुन को अपना बचा हुआ कंचा भी दे देता है और इस तरह वो बूढ़ा प्लेयर भी इस गेम से एलिमिनेट हो जाता है। अब आगे हम सिबियोक को देखते हैं। सिबियोक की टीम में उसी की उम्र की एक लड़की थी। सिबियोक और उसकी साथी पहले तो काफी देर तक यूं ही बैठे रहते हैं, लेकिन फिर जब टाइम खत्म होने वाला होता है तो वे लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें सिबियोक की वह साथी जानबूझकर हार जाती है और उसके हारने पर सिबियोक उससे कहती है कि उसे ये गेम ईमानदारी से खेलना चाहिए। इस पर उसकी वह साथी उससे कहती है कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है, इसलिए उसका इस गेम से एलिमिनेट हो जाना ही बेहतर है और फिर वह इस गेम से एलिमिनेट हो जाती है। अब गेम खत्म होने के बाद ये सभी लोग वापस उस हॉल में चले जाते हैं। हॉल में जाने पर जेंग देखता है कि उसकी वो फीमेल फ्रेंड तो अभी भी जिंदा है। दरअसल यहाँ पर यह नियम था कि अगर किसी खिलाड़ी को कोई टीम नहीं मिलती है तो वह अपने आप ही अगले गेम के लिए क्वालिफाइड हो जाता था। उधर फ्रंटमैन जब वापस अपने रूम में जाता है तो उसे पता चलता है कि कोई उसके रूम में घुस आया था। इस पर वह वहाँ पर छानबीन करना शुरू कर देता है, लेकिन वो उस ऑफिसर को ढूंढने में नाकामयाब रहता है। इसके बाद फ्रंटमैन को उस गार्ड की डेड बॉडी भी मिल जाती है जो उस ऑफिसर ने सबसे पहले उस शिप पर मारा था। उस डेड बॉडी के साथ फ्रंटमैन को एक आईडी कार्ड भी मिलता है। फ्रंटमैन यहाँ पर और पड़ताल कर ही रहा था कि तभी उसे कहा जाता है कि सारे वीआईपीज आ चुके हैं। फ्रंटमैन वीआईपीज को रिसीव करके एक आदमी के पास जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह आदमी इस पूरी फैसिलिटी का हेड था। यह आदमी कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। अब अगले दिन सभी प्लेयर्स को अगले गेम के लिए प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है। यहाँ पर इन लोगों के सामने 1 से लेकर 16 तक नंबर लिखे हुए होते हैं। इन लोगों को एक एक नंबर चूज करने को कहा जाता है। अब यहाँ पर सभी लोग अपने अपने नंबर चूज कर लेते हैं, लेकिन जीहुन अपना नंबर चूज नहीं कर पाता और आखिर में उसके लिए सिर्फ 2 नंबर बचते हैं जो है 1 और 16। पहले तो जीहुन 1 नंबर चूज करने वाला था, लेकिन बाद में एक आदमी उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसने जिंदगी में कभी भी पहला मुकाम हासिल नहीं किया, इसलिए उसे पहला नंबर चूज करने दो। इस पर जीहुन उसे पहला नंबर चूज करने देता है और वह खुद 16 नंबर चूज करता है। अपने अपने नंबर चूज करने के बाद इन लोगों को अगले गेम के लिए ले जाया जाता है। फैसिलिटी में आए सभी वीआईपी इन लोगों को खेलते हुए देख रहे थे, जिसे देखने पर हमें यह समझ आता है कि जरूर इन लोगों के इस तरह के गेम खेलने के पीछे इन वीआईपीज का कुछ न कुछ हाथ तो है। अब सभी प्लेयर्स को गेमिंग रूम में लाया जाता है। यहाँ पर इन लोगों को यह टास्क दिया जाता है कि इन सभी लोगों को एक फिक्स टाइम में अपने अपने नंबर के हिसाब से कांच से बने हुए एक ऐसे ब्रिज को पार करना है जिसमें टेम्पर्ड और सिंपल ग्लास लगे हुए हैं। अगर ये लोग सिंपल ग्लास पर खड़े होंगे तो वो टूट जाएगा और ये लोग नीचे गिरकर मर जाएंगे, लेकिन अगर ये लोग टेम्पर ग्लास पर खड़े हुए तो इन्हें कुछ नहीं होगा। इन लोगों को बताया जाता है कि जो भी खिलाड़ी इस ब्रिज को सक्सेसफुली पार कर लेगा वो आगे के गेम में चला जाएगा और जो नहीं कर पाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब इन लोगों के सामने मुसीबत ये थी कि इन्हें नहीं पता था कि कौन सा ग्लास टेम्पर्ड ग्लास है और कौन सा सिंपल। अब इन सबको गेम के रूल समझाने के बाद गेम शुरू किया जाता है। गेम शुरू होते ही एक एक करके कई लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता है जब जेंग एक टेम्पर्ड ग्लास पर खड़ा होकर आगे बढ़ने से मना कर देता है। अब बचे हुए इन लोगों के सामने सिर्फ यही रास्ता था कि या तो वे लोग वहीं खड़े खड़े मर जाए या फिर वे जेंग को किसी तरह वहाँ से आगे बढ़ाए। अब यहाँ पर जेंग की वो दोस्त जिसे जेंग ने धोखा दिया था वह उसके सामने आकर खड़ी होती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जिस वक्त तुम मुझे धोखा दोगे मैं उस वक्त तुम्हें मार दूंगी। और फिर इतना कहते ही वह जेंग को कसकर पकड़ लेती हैं और उस ब्रिज से नीचे कूद जाती हैं और इस तरह वे दोनों वहीं मारे जाते हैं। इन दोनों के मरने के बाद अब यहाँ पर सिर्फ जीहुन, सांगवू, सिबियोक और एक आदमी ही बचता है। बचा हुआ ये आदमी पहले एक ग्लास फैक्ट्री में काम करता था, इसलिए उसे ग्लासेस के बारे में काफी कुछ पता था। वे इन लोगों को बताता है कि लाइट के रिफ्लेक्शन से ये पता लग सकता है कि कौन सा ग्लास टेम्पर्ड है और कौन सा सिंपल। अब जब इन लोगों को टेम्पर्ड ग्लास और सिंपल ग्लास में फर्क पता चल गया तो ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं फ्रंटमैन को पता चल जाता है कि ये लोग लाइट के रिफ्लेक्शन की मदद से ग्लास के बारे में पता लगा रहे हैं। इस पर फ्रंटमैन उस होल की सारी लाइट बंद करवा देता है। लाइट बंद होने के समय ये लोग इस ब्रिज को पार करने से सिर्फ एक ग्लास दूर थे। अब यहाँ पर इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि ये सिंपल और टेम्पर्ड ग्लास के बीच फर्क पता करें, इसलिए सांगवू उसके आगे खड़े ग्लास को पहचानने वाले उस आदमी को धक्का दे देता है, जिससे वो आदमी तो मारा जाता है। लेकिन इन लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा ग्लास टेम्पर्ड ग्लास है और कौन सा सिंपल। जीहुन, सांगवू और सिबियोक इस ब्रिज को टाइम पूरा होने से पहले ही पार कर लेते हैं, जिससे ये तीनों अगले गेम के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। इन लोगों के उस कांच के ब्रिज को पार
पार करते ही वह ब्रिज टूट जाता है और उससे कई कांच के टुकड़े उछलते हैं। इन टुकड़े के कारण इन तीनों को काफी चोट लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा चोट शिबियोक को लगती है। एक कांच का टुकड़ा उसकी कमर में जाकर लगता है, जिससे उसे काफी गहरा घाव हो जाता है। उधर उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को बेहोश करके उसकी जगह खुद ले ली और वीआईपी को सर्व करना शुरू कर दिया। वीआईपी को सर्व करते समय एक वीआईपी उस ऑफिसर की तरफ काफी अट्रैक्ट होता है और इसी का फायदा उठाकर वह ऑफिसर उसे एक कमरे में ले जाता है और वहाँ पर उसे वो गन पॉइंट पर लेकर उससे सारी जानकारी लेता है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेता है। इसके बाद वो उस वीआईपी को बेहोश कर देता है। अब जब काफी देर बाद भी वो वीआईपी वापस अपनी जगह पर नहीं आता तो फ्रंटमैन को शक होता है और वह जाकर उस वीआईपी का कमरा देखता है। इस पर उसे पता चलता है कि वो ऑफिसर यहीं पर मौजूद है। अब फ्रंटमैन उस ऑफिसर को ढूंढना शुरू कर देता है। वो ऑफिसर इन लोगों से भागता भागता एक आइलैंड पर पहुंच जाता है। फ्रंटमैन भी उसके पीछे पीछे उस आइलैंड पर आ जाता है। आइलैंड पर आकर वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करता है, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण उसका कॉल कट हो जाता है। इसके बाद वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को वो सारे सबूत भी भेजता है जो उसने वहाँ से इकट्ठे किए थे, लेकिन नेटवर्क नहीं होने के कारण वो सबूत भी नहीं भेज पाता है। यह ऑफिसर यहाँ पर किसी तरह अपने सीनियर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर फ्रंटमैन आ जाता है। अब फ्रंटमैन एक बार फिर से उस ऑफिसर को समझाता है कि वह इनके साथ चले, लेकिन वो ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता और वो फ्रंटमैन को गोली मार देता है। गोली लगने पर फ्रंटमैन अपना मास्क हटा देता है। फ्रंटमैन के मास्क हटाने पर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि उस ऑफिसर का भाई ही है। अब इसके बाद फ्रंटमैन एक बार फिर से उस ऑफिसर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब इस बार भी वो नहीं मानता तो फ्रंटमैन उसे गोली मार देता है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिबियोक काफी इंजर्ड है, जिस कारण उसकी हालत काफी खराब है। अब इन तीनों को डिनर पर ले जाया जाता है। यहाँ पर आने के बाद इन लोगों को पहली बार खाने में कुछ अच्छा दिया जाता है। इन सभी लोगों की डिनर खत्म करने के बाद इनकी टेबल साफ कर दी जाती है, लेकिन पूरी टेबल साफ करने के बाद भी एक चाकू उनके सामने रहता है। इस चाकू को पीछे छोड़ने का मकसद ये था कि ये लोग रात को एक दूसरे को मार दे। अब ये लोग वापस सोने के लिए हॉल में आ जाते हैं। यहाँ पर जीवन देखता है कि शिबियोक की हालत काफी खराब है। वह शिबियोक के पास जाता है और उससे बात करता है। बातों ही बातों में शिबियोक जीहुन से वादा लेती है कि इन दोनों में से जो भी यहाँ से जिंदा बचकर वापस जाएगा वह इन दोनों की फैमिली का ख्याल रखेगा। अब यहाँ पर जीहुन के मन में ये ख्याल आता है कि वह सांगवू को मार दे, लेकिन शिबियोक उसे ऐसा करने से मना कर देती है। शिबियोक की हालत अब काफी बिगड़ जाती है और उसे डॉक्टर की जरूरत होती है, इसलिए जीहुन हॉल के दरवाजे पर जाकर गार्ड्स से मदद मांगता है। वह यहाँ पर गार्ड्स से मदद मांग ही रहा होता है कि तभी पीछे से सांगवू शिबियोक को मार देता है। शिबियोक को मरा हुआ देखकर जीहुन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन गार्ड्स की वजह से वो सांगवू के कुछ भी नहीं कर पाता। अब इसके बाद अगले दिन उन दोनों को आखिरी गेम यानी गेम नंबर 6 के लिए ले जाया जाता है। यह गेम होता है स्क्विड गेम। इस गेम का रूल ये होता है कि इसमें इन दोनों को ऑफेंस और डिफेंस खेलना था, यानी इस गेम में एक स्क्विड शेप बनी हुई होती है, जिसमें एक आदमी को स्क्वायर में खड़ा होना होता है और दूसरे आदमी को उसे पार करके एक सर्कल में जाकर खड़ा होना था, और उन दोनों में से जो डिफेंस को चुनता उसे सामने वाले आदमी को रोकना था। अब यहाँ पर जीहुन ऑफेंस चुनता है। इसके बाद गेम शुरू होता है। गेम के दौरान सांगवू और जीहुन के बीच फाइट होती है। सांगवू इस फाइट को लगभग हार जाता है और जीहुन इस गेम को लगभग जीतने ही वाला था कि तभी वो कहता है कि वह इस गेम को नहीं खेलना चाहता, और क्योंकि गेम का रूल था कि हमेशा मेजोरिटी की बात मानी जाती, इसलिए उसने सांगवू को भी यही कहा कि वे दोनों मिलकर अब भी इस गेम से बाहर निकल सकते हैं। इस पर सांगवू ने अपने पास में पड़े चाकू को अपने ही गले में डाल दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई और जीहुन वह गेम जीत गया। अब इसके बाद फ्रंटमैन जीहुन को वापस उसी जगह छोड़ देता है जहाँ से उसे उठाया गया था। वापस छोड़ते समय जीहुन को उसने एक एटीएम कार्ड भी दिया। जीहुन जब उस एटीएम कार्ड से अपना बैंक बैलेंस देखता है तो वो देखता है कि उसके अकाउंट में उसके द्वारा जीते हुए 45.5 बिलियन वॉन थे। अब इसके बाद जीहुन अपने घर जाता है। घर जाने पर जीहुन देखता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है, जिससे जीहुन अंदर तक टूट गया। अब हम यहाँ पर लगभग 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जीहुन की हालत काफी खराब हो चुकी है और उसने अब तक उन पैसों का भी इस्तेमाल नहीं किया जो उसने जीते थे। अब एक दिन जीहुन एक नदी के किनारे बैठा बैठा शराब पी रहा था कि तभी उसके पास एक फूल बेचने वाली महिला आती है और उसे एक कार्ड देती है जिस पर एक हॉस्पिटल का एड्रेस था। जीहुन उस एड्रेस पर जाता है। हॉस्पिटल में जाने पर जीहुन उसी बूढ़े आदमी से मिलता है जो उसे उस फैसिलिटी में प्लेयर नंबर 001 के रूप में मिला था। उस बूढ़े आदमी को देखकर जीहुन को काफी हैरानी होती है, क्योंकि जीहुन को लग रहा था कि वो बूढ़ा आदमी कंचे वाले गेम में ही मारा जा चुका था। यहाँ पर जीहुन को पता चलता है कि ये पूरा गेम उस बूढ़े आदमी ने ही अरेंज किया था। जीहुन उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। तब वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि वह बहुत ज्यादा अमीर था और अब उसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वो खरीद नहीं सकता था और उसे और पैसों की भी जरूरत नहीं थी, इसलिए वह बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। अपनी बोरियत से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने कई क्लाइंट्स के साथ मिलकर इस गेम का अरेंजमेंट किया। उसे लोगों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर बहुत अच्छा लगता था, और जहाँ तक बात उसके खुद के गेम खेलने की है तो उसे गेम खेलना बहुत पसंद था, इसलिए वो खुद भी इस गेम का हिस्सा रहा था। और आखिर में वो कहता है कि इस समय उसके पास यानी जीहुन के पास जो पैसे हैं वे सारे उसी के हैं। इतना कहते ही वो बूढ़ा आदमी मर जाता है। अब इसके बाद जीहुन शिबियोक के छोटे भाई के पास जाता है और उसे लेकर वो सांगवू के माँ के पास जाता है। वह शिबियोक के छोटे भाई और एक पैसों से भरे हुए बैग को सांगवू की माँ के पास छोड़ देता है। इतना सब करने के बाद वह स्टेशन जाता है। वहाँ पर वह उस
आदमी को देखता है जो उसे मूवी की स्टार्टिंग में मिला था। जीहुन उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह वहाँ से निकल जाता है। अब उस आदमी के जाने के बाद जीहुन उस आदमी द्वारा दिए गए कार्ड पर फोन करता है और फोन करके पूछता है कि आखिर क्यों वे लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। इस पर उसे सामने से रिस्पॉन्स आता है कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो वो तुरंत उस प्लेन में चढ़ जाए जिसमें वे कह रहे हैं। जीहुन उनके द्वारा बताए हुए प्लेन में चढ़ जाता है और इसी के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। वीडियो के एंड में जाते जाते मैं आपको इस सीरीज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बता देता हूँ। इस सीरीज में कुल 9 एपिसोड हैं। बेसिकली ये सीरीज एक कोरियन सीरीज है और स्क्विड गेम एक कोरियन गेम है और इसी के नाम पर इस पूरी सीरीज का नाम स्क्विड गेम रखा गया है। पूरी सीरीज में स्क्विड गेम सिर्फ लास्ट में खेला गया। इस सीरीज के राइटर हैं हांग डांग ह्यूक जो कि इसके डायरेक्टर भी हैं। ये सीरीज हांग डांग ह्यूक ने 2009 में लिखी थी लेकिन उस समय कोई भी प्रोड्यूसर इसे प्रोड्यूस करने को तैयार नहीं था और यही कारण था कि हांग डांग ह्यूक को इस सीरीज को रिलीज करने के लिए अगले 10 साल तक और इंतजार करना पड़ा और फिर आखिरकार नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को प्रोड्यूस किया। 21.4 मिलियन US डॉलर में बनी इस सीरीज ने अब तक 900 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। साथ ही ये नेटफ्लिक्स की ऑल टाइम नंबर 1 सीरीज भी है। IMDb पर इस सीरीज को 10 में से 8.1 स्टार की रेटिंग मिली है। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही शानदार कहानी में। तब तक आप राइट और लेफ्ट साइड में दिख रही इन दोनों कहानियों में से किसी एक कहानी को सुन सकते हैं। धन्यवाद।